याद है वो स्याह रात जब उसी बस्ती की एक मासूम बेटी को फाशा कहकर सब मारना चाह रहे थे। वो हम सभी तो थे, रात की तारीकी में भूखे प्यासे बेघर। वो लोग चांद की मध्यम रोशनी में तारों भरे उस आसमान के नीचे बैठे थे। उनमें से एक औरत बोली थी, वो दिन भी याद कर लो जब एक एक करके इस बस्ती के हर मर्द ने मावा को उसके शोहर के सामने बेलिबास किया था। याद है? वहीं बैठी शीन चौंक कर उस औरत को देखने लगी, जबकि वो कह रही थी, कहते हैं कि जब एक औरत की पाक दामनी पर हर्फ उठाया जाता है तो ज़मीन फट पड़ती है, आसमान हिल जाता है, तूफान आते हैं, और इस तूफान की लपेट में हम आज आ चुके हैं, बेघर, खाली पेट, लाचार और नातवा। शीन खामोशी से वो अल्फाज सुन रही थी। हमने एक बेटी पर जिस्म फरोशी का इल्ज़ाम लगाया था, और आज इस बस्ती की हर झोंपड़ी की बेटी जिस्म फरोशी ही तो कर रही है। हमारे किए की सज़ा मिल रही है हमें। वो सब कुछ ना कुछ कह रहे थे। बस कर दो सब। अचानक से शीन चिल्लाई, मावा मावा मावा, क्या मावा मावा लगा रखा है। सब उसे देखने लगे। तूने बर्बाद कर दिया शीन उस लड़की को। तूने हम सबको गलत रास्ते पर लगाकर हम सबको गुमराह किया है। क्यों? तुम सब बच्चे थे क्या जो बर्बाद हो गए? वो हलक के बल चीखी। वो इसी काबिल थी, वो कुतिया थी ही इसी काबिल। दूसरी झोंपड़ी में से एक औरत बाहर आकर हंसने लगी। मावा आज भी मलका है, शहजादियों की सी जिंदगी गुजार रही है, और तू इतना सब करने के बाद भी नीच की नीच ही रही। तोहफा तुझ पर शीन। ए बस। वो चिल्लाती हुई उस औरत की तरफ लपकी थी, जब बस्ती के बाकी लोग उसके सामने आ खड़े हुए। पीछे हट, क्या करने लगी है तू? मार डालेगी अपन इसको, वो चीखी थी। मावा को मार के सुकून नहीं मिला तुझे? निगहत भी चिल्लाकर उसके सामने आई थी। माई? शीन ने हैरत से अपनी माँ को देखा था। ना बोल मुझे माई, तो ये सब तूने किया था, तूने। और मैं समझती रही कि तू आग में गिरने की वजह से मावा से नफरत करती है, पर शीन, तू तो खुद से नफरत करती है। तू तो नफरत है खुद। आस्तीन का सांप थी तू मावा के लिए। तो लानत है तुझ पर, लानत है तुझ पे। निगत कहती चेहरा फेर कर दूसरी तरफ जाने लगी। माई? शीन हैरत से अपनी माँ को देख रही थी, और फिर बाकी सबको देखने लगी जो उसके चेहरा फेर कर अपनी अपनी जगह पर जा बैठे थे। माई भूख लगी है, माई भूख लगी है। अब्बा पेट में दर्द हो रहा। माई प्यास, पानी। माई गर्मी है। हर तरफ से बच्चों की आहें और आवाज़ें आ रही, जबकि शीन सबको भीगी आंखों से देखती खामोशी से एक तरफ जाकर बैठ गई थी। मावा कहाँ है? मुझे उसका एड्रेस चाहिए। साहब, मैं कसम खाती मावा जिस्म फरोशी करती। डैम इट, मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। अब अगर एक भी लफ्ज़ तुमने मावा के बारे में कहा तो। मावा कहाँ है? अब्रम चिल्लाया था, जबकि शीन यकटुक उसे देख रही थी। अब्रम थोड़ा नर्म होकर अब पूछने लगा, मावा तुम्हारी दोस्त है शीन, कहाँ गई है वो? एड्रेस चाहिए। पर साहब, मैं कसम खाती वो जिस्म फरोशी करती है। और बदले में उसे जोर का थप्पड़ लगा था अब्रम की तरफ से। इट्स अ वार्निंग। उसे जिस मर्द ने पहली बार छुआ था वो मैं था। उसे छूने वाला पहला शख्स मैं था, अब्रम नौफल शाह। अब्रम की धाड़ उसके कानों में गूंजी थी, और वो चुपचाप सामने अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश करती रही। पापा? अपनी मासूम सुनहरी आंखों में हैरत लिए वो अब्रम को देख रहा था, जबकि अब्रम की आंखों में नमी की झलक वाज़ेह थी। मावा खामोशी से उन दोनों को देख रही थी। होश में आने के बाद जब अली ने उससे पूछा था अब्रम का, तो वो बता चुकी थी, और तब से वो अब्रम को मासूमियत से देख रहा था, सोमिया और अदनान के जैसे। मेरे पापा? बिल्कुल बेटा, मावा ने नरमी से जवाब दिया। जो वो जो आइसक्रीम खिलाते हैं, च्वाइस भी दिलाते हैं, वो वाले पापा हैं? वो फिर से अब्रम को चोर नज़रों से देखता पूछ रहा था। मावा ने इस बात में सर हिलाया, और बिल्कुल अचानक से अब्रम रो पड़ा। अपने बेटे की नन्ही नन्ही ख्वाहिशात को सुनता एक बाप रो पड़ा। वो जो उसके वजूद से बेखबर था, जो उसकी माँ को छोड़ गया था, वो रो पड़ा। वो अब्रम के करीब हुआ था, अपने नन्हे हाथों से उसके चेहरे से आंसू साफ करने लगा। पापा, आप कहाँ थे पापा? अब्रम भीगी आंखों से उसके मासूम चेहरे को देख रहा था, जिस पर सवाल लिखा हुआ था। आप मुझे अपने साथ सुलाएंगे बाबा? मेरे साथ फुटबॉल खेलेंगे? अदनान के पापा फुटबॉल खेलते थे उसके साथ। वो मुंह बिसोरे अपनी फरमाइशें बता रहा था, जबकि अब्रम ने उसे अपने बाजुओं में भर लिया था। वो रो रहा था, अपने बेटे को चूमता वो बार बार रो रहा था, जबकि मावा उन दोनों को भीगी आंखों से देख रही थी। अल्फाज दोनों के पास नहीं थे, लेकिन अपनाइयत का एहसास, मुकम्मल होने का एहसास अब्रम को अपनी लपेट में ले रहा था। वो मावा को देख रहा था जो नज़रें चुरा गई थी।
रुख मोड़े, अपने बहते आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी वो अभी भी गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। बाहर हल्की मुसलसल बारिश हो रही थी। अबरम गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अली पिछली सीट पर पुरसकून सा बैठा बाहर देख रहा था, जबकि गाड़ी के शीशे पर फिसलती बारिश की नन्ही बूंदों को मावा उदास आंखों से देख रही थी। अबरम अपने लाडले बेटे को घर ले जा रहा था और मावा को अहरम की फिक्र हो रही थी कि वो अब क्या कहेगा, क्या सोचेगा, वो क्या जवाब देगी उसे अब। और फिर रुख मोड़कर उसने अबरम को देखा। क्या तुम्हें लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं? उसके सवाल पर वो खामोशी से लब भींचे गाड़ी ड्राइव करता रहा। मावा ने मुड़कर अली को देखा, जो पुरसकून सा मुस्कुराता हुआ बाहर देख रहा था, और फिर से अबरम को देखने लगी वो। अहरम से क्या कहूँगी? यही कि अली मेरा बेटा है, उसने पुरसकून जवाब दिया। और मैं? बेसाख्ता उसके मुंह से ये अल्फाज अदा हुए। तुम अली की माँ। वो अब भी पुरसकून था। पागल हो गए हो तुम? मावा घबरा कर उसे देख रही थी। या मुझे पागल बनाने पर तुले हुए हो अबरम? वो कंधे उचका गया। ज़्यादा शोर मत मचाओ, अली डिस्टर्ब होगा। अली मेरा बेटा है, मावा दांत पीसते बोली। हमारा बेटा, उसने जताते हुए कहा था। तुम सिर्फ अली के पापा हो, मुझसे कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा। वो गुस्से से धीमी आवाज़ में गुर्राई। मेरी वार्निंग तो नहीं भूली ना अभी तुम? उसके भी लहजा बेपरवाह था आपका। अब के उसका लहजा भी बेपरवाह सा था। कौन सी वार्निंग? जबकि मावा पर मुश्किल अपनी आवाज़ ऊंची होने से रोक रही थी। अबरम ने अबरू उचकाकर अली को देखा, जो अब मोबाइल में गेम खेल रहा था, और फिर मावा को देखा। अहरम से फासला रखोगी? मावा का दिल चाहा कि उसका मुंह नोच ले। गहरा सांस लेकर वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है मावा, प्लीज़ रिलैक्स रहो। गाड़ी ड्राइव करते वो फिर से अपनी परेशानी जाहिर कर रहा था उसके लिए। मैं 4 साल से इसी तबीयत के साथ जी रही हूँ और जिंदा हूँ। तुम्हारी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है अब मुझे। अबरम खामोश ही रहा। गाड़ी गेट से अंदर दाखिल होकर पोर्च में जा रही थी। पापा, ये हमारा घर है। अबरम उसे गोद में लिए उतार रहा था। तब अली ने पूछा, जबकि मावा उसे घूर रही थी। यस पापा की जान, चलो शाबाश। उसे उतार कर वो मुस्कुराया था, जबकि अली दौड़ता हुआ लॉन में जाने लगा। अली, मावा उसे आवाज़ देती आगे बढ़ी थी, जब अबरम ने उसका बाजू दबोचा था। मावा घूर कर लब भींचे उसे देखने लगी। वो अब हद से बढ़ने लगा था। मावा को अब उस पर गुस्सा आने लगा। अहरम से फासला रखोगी अब तुम मावा? अबरम ने उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त सख्त करके झटका दिया था उसे, जबकि मावा अपने उमड़ते गुस्से को रोकते तंजिया निगाहों से उसे देख रही थी। अपने बारे में क्या ख्याल है, माय एक्स हस्बैंड? अपने बाजू पर मौजूद उसके हाथ की तरफ अबरू से इशारा करते वो कह रही थी, और फिर दूसरे हाथ से उसका हाथ अपने बाजू से हटाया। मेरे और अपने बीच का फासला और अपनी हद अब कभी मत भूलना अबरम शाह। जबकि अबरम शाह ने लब भींचे शाकी नज़रों से उसे देखा था। मावा, हद से बढ़ रही हो अब तुम। एक्सक्यूज़ मी? मावा की आंखों में तंज था। अहरम की बीवी हूँ मैं, अहरम मेरा भाई है मावा। अबरम ने दांत पीसे थे, जबकि मावा कंधे उचका गई। तो मैं तुम दोनों भाइयों के बीच नहीं आ रही। अबरम ने गहरा सांस लेते अपने गुस्से को रोका था। गुस्से से अपनी हाथ की मुट्ठी बनाकर जोर से उसने गाड़ी पर मारी थी। डैम इट, समझ नहीं आ रही मावा? तुम्हारे वजूद पर मैं दूसरे मर्द की परछाई नहीं बर्दाश्त कर सकता। कब समझोगी तुम? वो दूसरा मर्द मेरा शौहर है, मेरा शरई शौहर। मावा ने उसकी आंखों को देखते जताया था। अहरम को अपने करीब आने की इजाज़त भी दी ना मावा तुमने? तो मैं अपनी और तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा उसे। इट्स अ वार्निंग, डैम इट, दूर रहो अहरम से। वो मावा को वार्निंग देते अंदाज में देखता आगे बढ़ा था, जबकि मावा ने लब भींचे उसकी पुश्त घूरी। मैं खुद अभी जाकर बता देती हूँ। अच्छी बात है, मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। बिना मुड़े कहता वो अली की तरफ बढ़ा था, जबकि मावा लब भींचे उसे और अली को देखती वहीं खड़ी रही कि अब अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी उसमें। अहरम से सामना कैसे करेगी? अली का क्या बताएगी उसे जब वो उसे मम्मा बुलाएगा? मावा, वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई अहरम की आवाज़ पर ठिठकी थी। जी अहरम, मैं हूँ। हाथ बढ़ाकर वो मावा के करीब होना चाह रहा था, जब मावा ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसका हाथ थामा था। अहरम ने बेचैनी से उसे खुद से लगाया था। मावा, कहाँ थी तुम? मैं बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। उसके साथ लगी मावा के चेहरे पर परेशानी थी। आप ही के पास थी। आई एम सॉरी, तबीयत खराब थी तो नहीं बता पाई। क्या हुआ था? मावा, ठीक तो हो तुम? अहरम परेशान सा होकर पूछने लगा। फिर से वॉमिटिंग हुई थी, उसने आहिस्तगी से बताया। फिर से मेडिसिन डोज नहीं लिया होगा ना तुमने अपना?
احرم کے کہنے پر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ لگی رہی، دل جیسے رو رہا تھا، سانس بند ہو رہی تھی جب ابرم کی کھنکار پر وہ چونکی تھی۔ جہاں ابرم کھڑا اسے خشمی نگاہوں سے گھور رہا تھا، علی تیزی سے ماوا کے پاس آیا۔ موم کون ہے ماوا؟ احرم کے سوال پر دھڑکتے دل کے ساتھ ماوا نے ابرم کو دیکھا تھا۔ میرا بیٹا ہے، ابرم اس کے قریب آتا بولا۔ تمہارا بیٹا؟ کیا مطلب؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری وائف، احرم ناسمجھی سے کہنے لگا، کھو گئی تھی لیکن اب مل گئی ہے۔ نظر بھر کے ماوا کو دیکھتے وہ کہنے لگا، ناراض ہے وہ، ابھی غصہ ہے مجھ سے، تبھی نہیں آ رہی وہ میرے پاس۔ ماوا نے لب بھینچے ایک تعصب بھری نگاہ ابرم پر ڈالی۔ علی یہ آپ کے چاچو ہیں، سے ہائی ٹو ہم۔ ابرم نے علی کا ننھا سا ہاتھ دے کر احرم کے ہاتھ میں دیا تھا۔ ہائے چاچو، ارے میرا بیٹا۔ احرم نے خوش دلی سے علی کو اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ ماوا مسکراتی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چاچو آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نہیں دیکھ سکتے کیا؟ علی معصومیت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا کہہ رہا تھا۔ علی ایسا نہیں کہتے بیٹا، بالکل اچانک سے ماوا کے لبوں سے پھسلا تھا۔ اوکے مما، علی تابے داری سے کہتا احمد کی باہوں سے نکلا، جبکہ احمد چونک کر پوچھنے لگا، تمہارا بیٹا ماوا کو کیوں مما کہہ رہا ہے؟ جس بات سے ڈرتی تھی، جس سوال سے ڈرتی تھی، اسی سے سامنا ہو رہا تھا ماوا کا۔ ابرم ماوا کو دیکھنے لگا، کیونکہ ماوا نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا تو ابرم زیر لب مسکرانے لگا۔ علی کو جو عورت اچھی لگ جائے وہ اسے مما کہہ کر بلاتا ہے، عجیب عادت ہے اس کی۔ ماوا اب احرم کو دیکھ رہی تھی جو خوش دلی سے ہنس رہا تھا۔ علی کی مما کو بھی منا ہی لو، اب سب ساتھ رہیں گے اور کتنا خوبصورت لگے گا نا سب۔ بلکہ یوں کرو ماوا، تم منانے جاؤ انہیں ابرم کے ساتھ۔ ابرم اب بھی نظر بھر کے ماوا کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ماوا لب بھینچے ابرم کی مسکراتی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں خود منا لوں گا، سب پہلے جیسا کر دوں گا۔ ماوا غصے سے منہ پھیر گئی تھی کہ ابرم کے مسکراتے چہرے سے اسے اس وقت نفرت ہو رہی تھی، جبکہ ابرم اس کی حالت سے محظوظ ہوتا اسے زج کر رہا تھا۔ کیا کہا ہے تم نے معاذ سے، جو اس نے اچانک سے انکار کر دیا؟ کشمالہ غصے سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ کندھے اچکا گئی۔ میں نے کیا کر دیا مما؟ میں اچھی نہیں لگی ہوں گی انہیں؟ غزل، میں ماں ہوں تمہاری، رگ رگ سے واقف ہوں تمہارے، بتاؤ مجھے کیا کہا ہے تم نے معاذ سے؟ کشمالہ کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا تھا۔ غزل بھی جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہی کہ مجھے احرم پسند ہے اور میں اسی سے شادی کر رہی ہوں، اور بہت جلد شادی کر بھی لوں گی۔ میرے ماں باپ زبردستی مجھے کسی کے پلے باندھ رہے ہیں۔ کشمالہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی اور پھر غصے سے اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ احرم میریڈ ہے، بیوی ہے ماوا اس کی، وہ جاہل گنوار بھکارن میرے مقابلے پر آئی ہے وہ؟ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے غزل چلائی تھی، جبکہ کشمالہ کا دل دھک۔ غزل، تم میری ہی بیٹی ہو؟ میری بیٹی؟ کیسی بیٹی ہے میری؟ اتنی شفاق، اتنی بے شرم؟ ہاں ہوں میں بے شرم، بے حیا ہوں میں، بس یا اور کچھ بھی سننا ہے آپ نے؟ اور اگر آپ کوئی رشتہ لائی نا میرے لیے اب، تو اس سے بھی برا پیش تو میں اس سے بھی زیادہ برا پیش آؤں گی۔ وہ چیختی چلاتی اپنے کمرے کی طرف گئی تھی، جبکہ کشمالہ حیرت سے گنگ اپنی بیٹی کے رنگ دیکھ رہی تھی۔ انہیں اب صحیح معنوں میں اپنی بیٹی سے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے لیکن خوشی بھی، یوں اچانک سے ابرم کا بیٹا مل گیا، گھر میں رونق ہے اس کے وجود سے۔ احرم بیڈ پر بیٹھا مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ ماوا اداس آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماوا، ابرم بہت رویا تھا میرے پاس آ کر، جب ان کی وائف کھو گئی تھی۔ وہ ہر روز اپنی وائف کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا، ڈھیر سارا ڈرگ لیتا، خود کو برباد کر رہا تھا، جیسے کوئی پچھتاوا تھا اسے جو ڈس رہا تھا اسے۔ لیکن ایک دن میرے پاس بیٹھ کر وہ بہت رویا تھا۔ اس دن بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ اپنی وائف سے بہت محبت کرتا ہے ابرم، بس کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اور وہ چلی گئی۔ لیکن آج بہت خوش تھا ابرم، مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ ماوا اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ احرم کے چہرے پر اپنے بھائی کے لیے محبت دیکھ کر وہ بے چین ہوئی۔ تبھی وہ احرم کے قریب ہو کر اس کے ہاتھ تھام کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک بات کہنی تھی احرم، وہ شاید سچائی بتانا چاہتی تھی اپنی، علی اور ابرم کی۔ کہو میری جان۔ احرم نے مسکرا کر اسے اپنے باہوں کے حصار میں لیا، جبکہ وہ پریشانی سے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ کچھ نہیں، گہرا سانس لیتے وہ اپنے دماغ سے ہر بری سوچ کو جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ احرم نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ ماوا۔ احرم نے دھیرے سے اس کا نام پکارا۔ مجھے اپنی۔ وہ پھر سے کچھ کہہ رہا تھا جب اچانک دروازہ کھلا کمرے کا،
और मावा चौंक कर अहरम से दूर होती खड़ी हुई। अली भागता हुआ उसके करीब आया, जबकि अबरम जबड़े भींचे उसे देख रहा था। आंखें हद दर्जा सुर्ख हो रही थी। अली जिद कर रहा था मावा के पास आने की, तो अबरम ने बात अधूरी छोड़ी। इधर आओ चाचू के पास, मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको। अहरम के कहने पर अली उसकी गोद में चढ़कर बैठ गया। अली के लिए दूध गर्म कर दो मावा प्लीज़। आवाज़ को नॉर्मल करते वो बज़ाहिर नर्म लहजे में पूछ रहा था, लेकिन आंखें जैसे आग बरसा रही थी। अली दूध नहीं पीता। मावा के मुंह से अचानक निकला, तुम्हें कैसे पता कि अली दूध नहीं पीता? अबरम के तंजिया अंदाज पर मावा ने अपने उमड़ते गुस्से को रोका। अरे मावा जाओ, तब तक मैं और अली बातें करते हैं। अहरम की आवाज़ पर वो गुस्से से अबरम को घूरती उसके पहलू से होती कमरे से बाहर निकल गई थी। अबरम ने एक नज़र अली और अहरम को देखा जो बातें कर रहे थे, फिर अपनी कनपटी सहलाता वो भी कमरे से निकल गया। लंबे लंबे डग भरता वो उसे रास्ते में ही रोक चुका था। मावा स्पाट नज़रों से उसे देख रही थी, जब झटके से उसकी कलाई दबोच कर अबरम उसे साथ वाले कमरे में ले गया। लीव मी जानवर, मावा घुर्राई थी, जबकि अबरम लब खींचे अपनी सुर्ख डोरों वाली आंखों से उसे देख रहा था। मेरे मना करने के बावजूद तुम? मावा उसे स्पाट नज़रों से देख रही थी। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। अब क्यों करती हो तुम मेरे साथ ऐसा मावा, क्यों? वो चिल्ला रहा था, जबकि मावा खामोश खड़ी जैसे उसकी बेबसी का तमाशा देख रही थी। क्या चाहती हो? हसद करने लग जाऊं मैं अपने भाई से? जलाना चाह रही हो मुझे तुम अपनी इन हरकतों से? वो फिर से चिल्लाया। बोलती क्यों नहीं हो मावा? झटके से मावा का हाथ छोड़ता वो उसके बाल नोचने वाला हो गया और फिर रुक कर मावा को देखने लगा। जल रहा हूँ मैं जल रहा हूँ मावा, हसद की आग में जल रहा हूँ, वो चीख पड़ा था, जबकि मावा अब भी बेतासुर अंदाज में उसका पागलपन देख रही थी। मत जाओ अहरम के करीब, मत जाओ, नहीं समझ आती तुम्हें? उसे अपने करीब मत आने दो। मैं पागल हो रहा हूँ मावा, मैं पागल हो रहा हूँ और तुम मुझे पागल बना रही हो। वो कहते कहते धाड़ा। हम्म तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसने हंकारा भरा। डैम इट, मैं बकवास कर रहा हूँ, कुछ बोल क्यों नहीं रही तुम? वो फिर से चिल्लाया। अपने होशो हवास में वो जैसे लग ही नहीं रहा था, जबकि मावा कदम कदम पीछे लेती उससे फासला ले रही थी। उसका चेहरा बेतासुर और आंखें सर्द थीं। वो अब रुक कर मावा को हैरत से देखने लगा, जिसके चेहरे पर कुछ नहीं था, कोरे कागज की तरह। उसे धचका सा लगा था मावा के रवैये से। मावा, उसकी आवाज़ में हैरत और कुर्ब था। मावा, वो लड़खड़ाते कदमों से उसकी तरफ जाना चाह रहा था, जबकि मावा दरवाजे से टेक लगाए सीने पर दोनों हाथ बांधे देख रही थी उसे। तमाशा देख रही हो मिस्टर अब्रम नौफल शाह? तमाशा देख रही हूँ मिस्टर अब्रम नौफल शाह। अजीब नहीं है वैसे, 4 साल बाद ये सब अब आपको महसूस 4 साल बाद ये सब महसूस होने लगा है आपको? मावा, एक भिकारन फाका ज़दा बस्ती की नीच कमीनी लड़की, जिसे कचरे के ढेर से उठाकर महलों के ख्वाब दिखाने वाला बिल्कुल अचानक से उसकी आंखों में अपने ही सजाए सारे ख्वाब नोच गया। एक एक करके भी नहीं, बिल्कुल अचानक एकदम से सारे ख्वाब एक साथ नोच गया। औरत की तजलील हुई, औरत के वजूद के टुकड़े बिखरे, मोहब्बत रेजा रेजा हो गई। और अब अचानक से मुझसे मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत कि मेरे वजूद पर तुम अपने भाई की परछाई तक ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इतनी मोहब्बत के मेरे वजूद पर तुम अपने ही भाई की परछाई नहीं बर्दाश्त कर रहे। वो तंजिया नज़रों से अबरम को देखती मजबूत लहजे में कह रही थी, तलाक, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मेरी तरफ से तुम तलाक हो। चाहे जिस अंदाज से भी इस लफ्ज़ तलाक को इस्तेमाल करो, लेकिन तजलील वही तजलील है, ज़िल्लत वही ज़िल्लत है। इसमें कोई फ़र्क उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। उन पेपर्स को मैंने बार बार पढ़ा, इतनी दफ़ा पढ़ा कि मुझे लफ्ज़ लफ्ज़ हिफ्ज़ हो गया था। मर्दनुमा दरिंदे बहुत हैं, जैसे कि एक मेरे सामने खड़ा है जो अपनी गिरी पड़ी मोहब्बत को अपने घर के स्टोर रूम से उठाकर उसकी सारी गर्द झाड़ कर मेरे सामने ला खड़ा किया है कि लो देखो खुद को इस सड़ी हुई मोहब्बत के आईने में, या पहन लो, लो पहन लो, मोहब्बत का तोक है ये। अरे पहनो पहनो मावा, इनकार नहीं करो, ये तो मर्द है ना, अमीर कबीर बिजनेस टाइकून है, इसको इनकार करोगी मावा तुम नीच जात की स्याह बख्त भिखारन, कैसे इनकार कर रही हो इस ऊंचे मर्द के सामने? एक फकीरनी अमीर कबीर मर्द के सामने इनकार कर रही है, उस कूड़े के ढेर की इतनी अहमियत? अरे कपड़े उतारो मावा, उतार दो। इस अमीर कबीर बादशाह को अपनी गली सड़ी मोहब्बत अचानक से याद आ गई।
खुद को उसे नोचने दो, जल्दी करो मावा, जल्दी। मावा, अब्रम ने लब भींचे उसे टोका था। मावा नहीं भिकारन, मावा नहीं फाशा, मावा नहीं कारी, मावा नहीं बदजात, मावा नहीं नीच बद किरदार, मावा नहीं कलंक, मावा नहीं। वो अब्रम की तरफ कदम बढ़ाती अब उसके सामने रुकी थी। हर मर्द के बिस्तर पर जाके उसे खुश करने वाली रखेल बोलो मुझे मावा। अब की बार अब्रम घुर्राया था, जबकि आंखों में सुर्खी माइल डोरों में इजाफा हुआ। क्या मावा, मावा मावा मावा। अब की आवाज़ पस्त हो गई थी। सर झटक कर वो जानने को मुड़ी थी। मत जाओ मावा, वापस आ जाओ, फिर से आ जाओ वापस। अब्रम की आवाज़ उसकी पुश्त से उभरी थी। मावा के चेहरे पर जख्मी मुस्कुराहट उभरी थी। आंखें मूंद के अपने उमड़ते आंसुओं को रोका था उसने। मुझे एक बार, बस एक बार सब कुछ ठीक करने दो मावा। मैं, तुम तो हमारा बेटा। मावा, एक बार मुझे सब ठीक करने दो। मावा मुड़कर उसे देखने लगी। मेरी जिंदगी की वो स्याह रात, जब कचरे के ढेर पर मैंने अपने बेटे को जन्म दिया था, वो रात मुझे स्लट कहकर कारी कहा गया, और वो दिन और रातें जब मैं बिस्तर पर पड़ी रही, मैं मूव नहीं कर सकती थी। वो लम्हा जब मुझे कहा गया कि मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती दोबारा, जब सहारों पर चलने की कोशिश करती रही, जब जब मेरा बेटा सांस नहीं ले पा रहा था। मेरी जिंदगी के वो 4 साल ठीक कर सकते हो अब्रम? अगर हाँ तो मैं भी तुम्हारी बात मान लूंगी। अब्रम की आंखों में हलकोरे लेता कुर्ब था, जबकि मावा का पूरा वजूद जैसे कुर्ब बना हुआ था। नहीं कर सकोगे, नहीं कर पाओगे। तुमसे मोहब्बत सच्ची थी, तुमसे इश्क हकीकत था। मैं समझी थी कि दो मुख्तलिफ दुनियाओं की मोहब्बत का अंजाम भी उसके आगाज़ की तरह हसीन होगा। उस कमरे में अब मुकम्मल खामोशी थी, बस उनकी सांसों का शोर था। और फिर मावा उस कमरे से चली गई। वहाँ अब मावा का वजूद नहीं था, वहाँ सिर्फ अब्रम था। अब अब्रम का गरूर जो सर झुकाए खड़ा उस पर हंस रहा था। पछतावे थे, मावा की नफरतें थी, ज़िया था, बढ़ती बेचैनी थी जो उसे किसी करवट चैन नहीं दे पा रही थी। मावा जा चुकी है, मावा माजी बन चुकी है। एक थकन थी किसी मोहब्बत की, वो थकन भी उतार दी मैंने। एक ख्वाहिश थी उससे मिलने की, फिर वो ख्वाहिश भी मार दी मैंने। पूछते क्या हो जिंदगी का मेरी, मुझ पे गुजार दी मैंने। अंस मेरे बेटे, पुलिस कमिश्नर की मदद से अंस उन्हें वापस मिल चुका था। डॉक्टर इनाम अंस को लिए घर आए थे, और सुमेरा रोते हुए बार बार अपने बेटे को प्यार कर रही थी। मैं जानती थी, मैं महसूस करती थी, हमेशा दिल को धड़का सा रहता था कि अंस जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बच्चा, मेरा शहजादा। वो रोते हुए बोल रही थी और बार बार अपने बेटे को प्यार कर रही थी। मैं जानती थी, मैं महसूस करती थी, हमेशा दिल को धड़का सा लगा रहता था कि अंश जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बच्चा, मेरा शहजादा। वो रोते हुए बोल रही थी, जबकि अंश खामोशी से कभी उन्हें देखता तो कभी उस घर को। वो 8 साल का था जब उसे एक औरत अगवा करके ले गई थी, और अब वो 13 साल का हो चुका था। उस घर की और उन लोगों की धुंधली सी यादें उसके जहन में महफूज थी। सुमेरा, इतना नहीं रोते, देखो अब तो हमारा बेटा भी आ चुका है, अब तो शुक्राने के नफल अदा करने और पढ़ने का वक्त है। अंश को उसका रूम दिखाओ, उसके कपड़े, शूज, सब कुछ, और फिर हमारा बेटा हमारे साथ डिनर करेगा। इनाम मुस्कुराकर अपने बेटे को खुद से लगाते कहने लगे। अंश अब भी खामोश था। मैं और अंश फ्रेश होकर आते हैं, तुम डिनर तैयार करो तब तक, ठीक है ना अंश? आखिर में वो अंश को देखने लगे तो वो हल्का सा मुस्कुराया। वो बदल गया था। उनका बेटा उस बस्ती में रहकर कुछ और ही बन गया था। उसके देखने, बैठने, उठने, चलने फिरने का अंदाज सब बदल गया था, और उसे फिर से वही अंश बनने में काफ़ी वक्त लगना था, और ये वक्त उनके लिए कठिन होने वाला था। लेकिन आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो ही जाते। उनके लिए यही काफ़ी था कि उनका बेटा उन्हें मिल चुका है।